स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आंतरिक प्रजनन अंग नहीं है? ये जो है ये सारे प्रजनन अंग है। महिला के जो प्रजनन अंग होते हैं उनसे संबंधित ये अंग है। निम्न में से आपका कौन सा आंतरिक प्रजनन अंग नहीं है? ए ऑप्शन आपका डिंब ग्रंथि है, बी ऑप्शन आपका पेरिनियम है, सी ऑप्शन आपका गर्भाशय है और डी ऑप्शन आपका डिंब वाहिनी है। तो जो आपका पेरिनियम है यह क्या है? आपका आंतरिक प्रजनन अंग के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह जो है वो बाह्य प्रजनन अंग के अंतर्गत आता है। डिंब ग्रंथि, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये जो क्या है, ये तीनों आपके आंतरिक प्रजनन अंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पेरिनियम जो है ये आंतरिक प्रजनन अंग के अंतर्गत नहीं आता। बाह्य प्रजनन अंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आपका पेरिनियम हो गया, मांस प्यूबिक हो गया, लोबिया मजोरा हो गया और क्लिटोरिस। ये क्या होते हैं? आपके बाह्य प्रजनन अंग के भाग हैं और ये जो आपके हैं वो आंतरिक प्रजनन अंग के भाग हैं। ये स्त्री गर्भाशय के जो बाह्य और आंतरिक, स्त्री के जो प्रजनन अंग हैं उसमें से ये आंतरिक जो होते हैं कुछ आंतरिक है और कुछ आपके बाह्य है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेरिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राकृतिक प्रसव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऐसा प्रसव जो नॉर्मल हो, मतलब जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी के नाम से जानते हैं, उसे हम प्राकृतिक प्रसव कहते हैं। वह कैसा होता है? इंस्ट्रूमेंटल प्रसव होता है या स्वाभाविक प्रसव होता है या जटिलता प्रसव होता है या सभी होता है? तो जो प्राकृतिक प्रसव होता है इसे हम स्वाभाविक प्रसव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से इसे हम जानते हैं? तो स्वाभाविक प्रसव के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, बात इंस्ट्रूमेंटल की प्रसव की हो तो इंस्ट्रूमेंटल प्रसव जो है वो आपका औजारों के मदद से होने वाला आपका प्रसव होता है, जिसमें हम जो चिकित्सक होते हैं विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, विभिन्न प्रकार के औजारों की मदद से प्रसव को संपन्न करवाते हैं। तो ये जो होता है यह इंस्ट्रूमेंटल प्रसव होता है। जटिलता प्रसव मतलब किसी प्रकार की अगर कठिनाई जो है प्रसव के दौरान आ जाती है तो वो जटिलता वाला प्रसव कहलाता है। हालांकि ये जो आपका जटिलता प्रसव ये प्रसव के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता। इंस्ट्रूमेंटल आपका प्रसव के प्रकार के अंतर्गत आता है। स्वाभाविक प्रसव भी प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करता है? ऐसा कौन सा तंत्र है जो हमारे कंकाल तंत्र को, कंकाल तंत्र मतलब जैसे बॉडी जो स्ट्रक्चर हमारी होती है, जो हमारे शरीर की बनावट होती है उसे कौन सुंदरता प्रदान करता है? सुडौलता मतलब उसको सुडौल बनाएगा और उसे सौंदर्य प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र है, पेशी तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है या पाचन तंत्र है। ठीक है, तो जो आपका कौन सा तंत्र आपका है? जो पेशी तंत्र है, मांसपेशियां, क्योंकि हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो हड्डियों का ही ढांचा है और हड्डियों के ऊपर आपका मांसपेशियां होती है जो उसे क्या करती है? सुडौलता और सौंदर्यता प्रदान करती हैं। तो ये जो होता है ये हमारा कौन सा तंत्र आपका होता है? पेशीय तंत्र होता है, जो हमें सुडौलता और सौंदर्यता दोनों क्या करता है? प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेशीय तंत्र होता है। बात अगर हम पेशी तंत्र की करते हैं तो पेशी तंत्र जो होता है वो हमारे शरीर के जो अस्थि तंत्र और बाह्य तंत्र के बीच का अधिकांश भाग जो होता है वो किससे? मांसपेशियों से निर्मित होता है। हमारा जो क्या है आपके हमारे शरीर का अस्थि तंत्र और बाह्य तंत्र दोनों का जो तंत्र होता है वो क्या होता है? आपका मांसपेशियों से निर्मित होता है। और क्या है? पेशियां जो होती हैं वो किससे? कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती
है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं ये क्या है, जो हमारे कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा निर्मित होती हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, मतलब नियंत्रित करने का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र की बात अगर है तो परिसंचरण तंत्र जो होता है इसके माध्यम से हमारा ब्लड जो होता है वो हमारे वेन्स नसों तक क्या कर जाने का कार्य होता है इसके माध्यम से। पाचन तंत्र में हमारा छोटी आंत बड़ी आंत, हमारा जो भोजन का जो पाचन होता है वो सारी प्रक्रिया जो होती है वो आपकी पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें आपकी छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, आपका मल द्वार आता है। ये सारे भाग जो होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जब हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं तो कौन सी विधि हमारी सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी विधि के माध्यम से हमारे खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक संरक्षित रह सकते हैं? ए ऑप्शन आपका रासायनिक विधि है, बी ऑप्शन आपका विकिरण विधि है, सी ऑप्शन आपका भौतिक विधि है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी विकिरण विधि है इस विधि के माध्यम से हमारे जो खाद्य पदार्थ है इनको संरक्षित किया जाता है। लंबे समय तक हम इनको क्या करते हैं, लंबे समय तक हम इनको इस विधि के माध्यम से संरक्षित रख सकते हैं। तो यह जो हमारी विधि होती है वो कौन सी विधि है? यह जो विधि है हमारी वो आपकी विकिरण विधि के अंतर्गत आती है। कौन सी विधि है? तो यह जो विधि है वो हमारी कौन सी आपकी विकिरण विधि होती है। कौन सी विधि है आपकी? तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विकिरण विधि की बात अगर हम करते हैं तो विकिरण विधि में क्या है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की जो होती है वो कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की 3 विधियों, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपकी भौतिक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है और आपकी विकिरण विधि होती है। इन तीनों विधियों को प्रयोग हम क्या कर खाद्य को संरक्षित करने के लिए करते हैं, बट जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वह आपकी विकिरण विधि मानी जाती है। इसका आंसर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। किसी भी परिवार की अर्थव्यवस्था को अगर अच्छा बनाना है, कुशल बनाना है, सर्वोपरि बनाना है तो उसकी अर्थव्यवस्था किन किन चीजों पर निर्भर करेगी, यही क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि किस पर वह निर्भर करेगी। ए ऑप्शन आपका आवश्यक खर्च पर, बी ऑप्शन आपका आवश्यकताओं के समन्वय पर, सी ऑप्शन आपका विवेकपूर्ण बचत पर और डी ऑप्शन आपका आवश्यक खर्च में कटौती पर। ठीक है, तो परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था है वह क्या है? विवेकपूर्ण बचत पर। किस पर निर्भर करती है? विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। किसकी पर निर्भर? विवेकपूर्ण बचत। अगर विवेकपूर्ण तरीके से बचत कर दिया जाता है, आवश्यक खर्चे पर, जो आवश्यक खर्चे हैं वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो खर्च होंगे ही होंगे। आवश्यकताओं के समन्वय पर, अगर हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी अगर हम कटौती करते हैं तो भी कहीं कहीं हमारे लिए समस्या उत्पन्न होगी। और क्या आवश्यक खर्च में कटौती अगर हम करेंगे तो जो हमारे, जैसे अब हम खाने में कटौती कर देंगे या जो हमारे वस्त्र है उसमें कटौती कर देंगे या जो हमारे रहने का जो आवास है उसमें कटौती कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हम इससे प्रभावित होंगे। बट जो है वो विवेकपूर्ण बचत से, अगर हमने 100 रुपए कमाया तो उसमें 10 रुपए अगर हम बचत करते तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा हम बचत कर करके, एक विवेकपूर्ण ढंग से बचत कर करके हम आकस्मिक आने वाले खर्चों को क्या करते हैं, आकस्मिक समय में अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है तो उस समय हम उस विवेकपूर्ण ढंग से की गई बचत को, या हम उस जो बचत किए हैं उस बचत को उस समय हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सिरका किसका जलीय विलयन होता है? सिरका जो होता है
वो किसका जलीय विलयन होता है? ए ऑप्शन आपका ऑक्सीजन अम्ल का, बी ऑप्शन आपका एसिटिक अम्ल का, सी ऑप्शन आपका नींबू के रस का और डी ऑप्शन आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो जो सिरका है वो किसका जलीय विलयन होता है? तो सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। किसका विलयन होता है? तो यह एसिटिक अम्ल जो होता है उसका जलीय विलयन होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो होता है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है और इस एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है इसे हम एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं और यह जो है कैसा एसिड होता है? तो कार्बनिक एसिड होता है। जो सिरका है इसे हम एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं और यह कार्बनिक अम्ल होता है और जिसके कारण सिरके में क्या होता है? खट्टापन आता है। जो सिरका कार्बनिक अम्ल एसिड होने के कारण जो सिरका हमारा होता है वो खट्टा होता है और इसमें क्या होती है? खुशबू भी आती है, तीक्ष्ण। आप सिरके को देखिए, प्रत्यक्ष रूप में आप सिरको कर देखेंगे तो क्या है उसमें जो है वो खट्टापन रहता है और जैसे ही हम उसके ढक्कन को ओपन करते हैं तुरंत हमको पता चल जाता है कि कहीं से सिरके की स्मेल आ रही है, सिरके की खुशबू आ रही है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है इसमें तीक्ष्ण खुशबू भी पाई जाती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, रेयान रेसी के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम रेयान के रेसी का निर्माण करते हैं तो रेयान के रेसी के बारे में हमने आपको इसके पहले की जो प्रैक्टिस कराया उसमें बताया कि रेयान जो है वो 50% आपका क्या है? सेलुलोजिक होता है और 50% आपका क्या है? केमिकल का रेशा होता है। तो इसमें आप जो हम इसके निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका ऊन एवं रेशम है, बी ऑप्शन आपका जूट एवं लीलन है, सी ऑप्शन आपका रेशम एवं कपास है और डी ऑप्शन आपका कपास एवं बांस है। तो रेयान के रेशे के निर्माण के लिए हम कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग करते हैं वह जो होता है वो क्या होता है? आपका कपास एवं बांस। इसमें इसके निर्माण के लिए हम कपास और बांस दोनों का क्या करते हैं? यूज करते हैं। कपास और बांस का निर्माण करने के लिए इसको क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक से रूप से रेयान को निर्मित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विधि से जो है वो इसको बनाने के लिए हम किसका? सेलुलोज का उपयोग करते हैं। रेयान पौधों या कपास की कोशिकीय दीवार से तैयार किया जाता है। जो कपास का पौधा होता है रेयान उसकी कोशिकीय दीवार से तैयार किया जाता है। कपास के पौधे से रेयान जो है वो कोशिकीय दीवार से उसके तैयार किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ऊन के जलने के बाद किस प्रकार की राख प्राप्त होती है? जब हम ऊन को जलाते हैं तो किस प्रकार से हमें कैसी राख प्राप्त होती है? काली राख प्राप्त होती है, भूरी राख प्राप्त होती है, काले दाने जैसी राख प्राप्त होती है या इनमें से कोई नहीं? तो ऊन को जलाने पर पहले तो जब हम ऊन को जलाते हैं तो ऊन जो है वो क्या है? मतलब जल्दी से जलता नहीं है, जलता मतलब वो उसकी जो राख होती है वो क्या होती है? आपके काले दाने जैसी होती है। और ये जैसे प्लास्टिक हमारा जलता है, ऊन के धागों को अगर हम जलाते हैं तो जैसे जिस प्रकार से हमारा प्लास्टिक जलता है उसी प्रकार से ऊन के रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं? जलते हैं। तो उनको जलाने पर काले दाने जैसी जो राख होती है वो प्राप्त होती है। कैसी राख हमको प्राप्त होती है? तो काले दाने जैसी राख जो होती है वो प्राप्त होती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कब्ज के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? जो ऐसे कब्ज वाले रोगी होते हैं उन्हें हम कैसे आहार देते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन आपका उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, बी ऑप्शन आपका उच्च रेशे युक्त आहार देना चाहिए, सी ऑप्शन आपका उच्च वसा युक्त आहार देना चाहिए और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो कब्ज के रोगी जो होते हैं उन्हें
उच्च रेशे युक्त आहार देना चाहिए, जिससे वो क्या है कि उनका जो स्टूल है, जो मल है, वो क्या है आसानी से पास आउट हो सके, और उनका जो मतलब जो मल है, मल बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, जो स्टूल बनने की प्रक्रिया है वो देर से हो, और जिसके कारण उनके बॉडी में जो कब्ज है वो ना बने। तो इस प्रकार से उनको हम कैसे रेशे का प्रयोग करते हैं, उनके भोजन में उच्च रेशे युक्त आहार जो है वो देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कब्ज के रोगी को हम जो है वो कैसे आहार देते हैं, तो उच्च रेशे युक्त आहार देते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें मल निष्कासन में जो उनका स्टूल पास आउट होता है, उस पास आउट होने की प्रक्रिया आसान बन सके ना, कि जैसे उनको मल निष्कासन में, क्योंकि जब कब्ज होता है तो मल निष्कासन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसी मल निष्कासन को आसानी पूर्वक बनाने के लिए उन्हें उच्च रेशे युक्त आहार दिया जाता है। उच्च वसा युक्त आहार, आपको जैसे एनर्जी की कमी होती है तो हम वो क्या करते हैं, उच्च वसा युक्त आहार ले लेते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त बच्चों, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, ताकि उनकी ग्रोथ जो हो अच्छी प्रकार से हो सके, भली प्रकार से वो जो है वो बढ़ सके। तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपके बच्चों को, या जैसे अगर मतलब किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसको इस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, गृह विज्ञान में गृहिणी को वस्त्र के चयन, खरीदारी, सफाई, धुलाई व देखरेख संबंधी सावधानी से कौन अवगत कराता है? गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम क्या है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां तक ये पहुंचता ना हो, ठीक है। हर एक एंगल से कोई भी चीज, हम कोई वस्त्र खरीदने जाते हैं वहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, वही कह रहे हैं कि इसमें कौन इसको जो है वो अवगत कराता है कि हम वस्त्रों का कैसे चुनाव करें, उसकी सफाई कैसे करें, उसकी देखभाल हम कैसे करें, उसकी धुलाई कैसे करें। ए ऑप्शन आपका गृह प्रबंधन के अंतर्गत ये आता है, बी ऑप्शन आपका प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन आपका वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है, और डी ऑप्शन आपका आहार एवं पोषण के अंतर्गत आता है। बट बात अगर गृह विज्ञान, गृह प्रबंधन की जाए तो ये हमारा जो एक सेगमेंट है होम मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आता है। हम कैसे घर को प्रबंधित कर सके, कैसे हम लक्ष्य अपने निर्धारित करें, कैसे हम अपने मूल्य को निर्धारित करें, किस प्रकार से हम अपने गृह में सजावट कर सके, किस प्रकार के कौन कौन से कला के तत्वों का यूज करें, कौन कौन से कला के सिद्धांतों का यूज करें, ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं ये गृह प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। प्रसार शिक्षा ये ग्रामीण परिवेश की शिक्षा होती है। मैक्सिमम ग्रामीण लोगों को प्रसारकर्ता के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाता है। ये शिक्षा जो होती है वो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती है। वस्त्र विज्ञान में हम वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपका लिनन हो गया, कॉटन हो गया, ऊल हो गया, आपका जो है रेशम हो गया, सरन हो गया, एस्बेस्टस हो गया, कापोक हो गया, इन सब प्रकार के वस्त्र जो आपके रेशे हैं, इन रेशों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन वस्त्रों के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इसी सेगमेंट में ही, वस्त्र विज्ञान में ही, हम वस्त्रों की खरीदारी हमको कैसे करनी चाहिए, उनकी साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, उसमें कौन सा हमको ब्लीच लगाना है, कैसे उनको जो है वो क्या है, उनमें कौन कौन सी जो आपके कैसे उनकी धुलाई करना है, इस प्रकार के जो बातें होती हैं वो हम वस्त्र विज्ञान से सीखते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान में हम क्या करते हैं, तो हमको किस प्रकार से डाइट प्लान करना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, वसा कितना लेना है, खनिज लवण कितना लेना है, रफेज की मात्रा कितनी लेनी है, ठीक है। गर्भावस्था में कौन सा पोषण दिया जाता है, या मधुमेह में कौन सा आहार दिया जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में हम कौन सा आहार देते हैं, अल्सर में हम कैसा आहार देते हैं, ये सारी बातें जो होती है वो हमारे आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आती है। किस प्रकार के रोगी को कैसा डाइट प्लान करना है, ये जो हमारे सारे सेगमेंट होते हैं ये आपके आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। बट यहाँ वस्त्रों की खरीदारी और चयन की बात कर रहा है तो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, चिकित्सीय गर्भपात निम्न में से किन अवस्थाओं में किया जाता है? जो आपका चिकित्सीय गर्भपात मतलब चिकित्सक के द्वारा गर्भपात
करवाने की सलाह दी जाती है कि आप जो है गर्भपात करवा लीजिए, अदरवाइज आपको खतरा है। तो वह अवस्थाएं आपको किस अवस्थाओं में चिकित्सक के द्वारा यह आपको जो है वो एडवाइस दिया जाता है कि आपको गर्भपात करवाना जरूरी है। ए ऑप्शन आपका आरएस फैक्टर में, बी ऑप्शन आपका आनुवंशिक रोग में, सी ऑप्शन आपका पागलपन में और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। आरएस फैक्टर, यदि महिला आरएच फैक्टर से ग्रसित है तो उस महिला अगर आरएस फैक्टर से ग्रसित है तो उस स्थिति में भी आपको जो है वो शिशु का गर्भपात करवाना जरूरी होता है, क्योंकि आरएस फैक्टर जो होता है वो फर्स्ट बेबी पर तो उतना इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन जो सेकंड बेबी होता है, सेकंड के बाद जितने भी बेबी होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उन सब पर क्या आरएस फैक्टर प्रभाव डालता है। आनुवंशिक रोग, जैसे महिला को अगर किसी प्रकार का आनुवंशिक रोग है तो भी गर्भपात करवाना जरूरी होता है, जैसे क्योंकि यह रोग जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जैसे एड्स हो गया आपका, हीमोफीलिया हो गया। इस प्रकार के जो रोग होते हैं, यह रोग जो होते हैं वो अगर समय पर इनका क्या है ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह हस्तांतरित होने लगते हैं। जैसे माँ अगर एड्स से पीड़ित है तो बच्चे में भी एड्स के रोग जो होंगे वो लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो है आपके आनुवंशिक रोग होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं, हालांकि एड्स आपका आनुवंशिक रोग के अंतर्गत नहीं होता, लेकिन ऐसे लक्षण जो होते हैं जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया या ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं जिससे माँ ग्रसित होती है, उस स्थिति में अगर क्या है बेबी जो है वो माँ ने अगर जो है माँ प्रेग्नेंट हो गई तो उस समय डॉक्टर का ये कंसल्ट किया जाता है, डॉक्टर की यह सलाह दी जाती है कि आप जो है बच्चे का अबार्शन करवा दीजिए। पागलपन में, अगर महिला पागलपन है, मतलब महिला अगर खुद ही पागल है तो वो बच्चों की उतनी परवरिश नहीं कर पाएगी, अपने बच्चे की बेबी की उतनी देखभाल नहीं कर पाएगी, इस स्थिति में भी अबार्शन का क्या है आपको सलाह दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्या है कि गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है या 5 प्रकार की होती है? तो गर्भकालीन विषाक्तता की बात करते हैं तो गर्भकालीन विषाक्तता जो होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती है? तो जो है गर्भकालीन विषाक्तता जो होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी क्या होती है, एक आपकी जो विषाक्तता होती है वो तीव्र विषाक्तता होती है और दूसरी आपकी दीर्घा अवधि विषाक्तता होती है। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये जो हमारी विषाक्तता होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक आपकी जो है वो तीव्र विषाक्तता होती है और दूसरी आपकी दीर्घावधि विषाक्तता होती है। तो इसका जो आंसर सही होगा वह आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, तीव्र विषाक्तता की अवस्थाएं निम्न में से कौन कौन सी हैं? इसमें से तीव्र विषाक्तता, इसके पहले हमने आपको बताया कि विषाक्तता के कितने प्रकार, विषाक्तता 2 प्रकार की। अब क्या है, एक आपका तीव्र थी, दूसरी आपकी दीर्घावधि थी। ठीक है, तो तीव्र विषाक्तता की अवस्थाओं की बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि इसमें तीव्र विषाक्तता की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ए ऑप्शन आपका प्री एक्लेम्सिया है, बी ऑप्शन आपका एक्लेम्सिया है, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों सही है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन कौन सी है? तो ये दोनों जो है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, ये दोनों जो है आपकी तीव्र विषाक्तता की अवस्थाएं है। ये जो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया जो है ये दोनों आपकी तीव्र विषाक्तता की अवस्थाओं के अंतर्गत हम इसे जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, प्री एक्लेम्सिया के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्या बात हो रही है कि प्री एक्लेम्सिया जो होती है इसमें से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ए ऑप्शन आपका मोटापा है, बी ऑप्शन आपका मधुमेह है, सी ऑप्शन आपका प्रोटीनूरिया है और डी ऑप्शन आपका जो है वो क्या है
तो जो है डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो प्री एक्लेम्सिया के कारण की बात अगर हम करते हैं तो प्री एक्लेम्सिया से जो है आपकी कौन सी बीमारी होती है, तो प्री एक्लेम्सिया के कारण निम्न में से मुख्य की बात होती है। मुख्य की किसकी बात हो रही है, तो प्री एक्लेम्सिया जो है वो मुख्य की बात हो रही है। तो इसमें मुख्य जो बीमारी होती है वो आपकी क्या है, प्रोटीनूरिया है। कौन सी बीमारी आपको देखने के लिए मिलती है, तो प्रोटीनूरिया बीमारी इसमें देखने के लिए मिलती है। कारण निम्न में से कौन सा कारण है, तो मुख्य की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये जो आपका होगा वो प्रोटीनूरिया होती है। ठीक है, प्रोटीनूरिया होती है। प्रोटीनूरिया में क्या होता है, तो प्रोटीनूरिया के कारण जो है वो मूत्र तथा अन्य गुर्दों में संक्रमण की बीमारी हो जाती है। जो आपका मूत्र होता है और जो आपकी गुर्दे होता है, इसमें क्या होती है, संक्रमण की बीमारी हो जाती है। सामान्य अवस्था में 24 घंटे में लगभग कितना 300 ग्राम प्रोटीन का निष्कासन होता है। कितने ग्राम, लगभग 300 ग्राम प्रोटीन का जो है होता है वो निष्कासन होता है। और इस बीमारी में अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है होता है वो मूत्र के माध्यम से यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भकालीन विषाक्तता निम्न में से किससे संबंधित है। गर्भकालीन जो विषाक्तता है वह निम्न में से किससे संबंधित होती है। ए ऑप्शन आपका उच्च रक्तचाप है, बी ऑप्शन आपका सूजन है, सी ऑप्शन आपका एल्बुमिनेरिया है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो गर्भकालीन विषाक्तता की अगर बात की जाए तो गर्भकालीन विषाक्तता जो होती है वो आपकी क्या होती है, सभी इसमें होता है। किससे संबंधित है, तो इसी में ये जो है ये सभी से संबंधित है। उच्च रक्तचाप भी इसमें होता है, सूजन भी इसमें होती है और एल्बुमिनेरिया भी इसमें होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर बात की जाए कि गर्भकालीन विषाक्तता क्या होती है, तो गर्भकालीन विषाक्तता में रक्त में विष का समाहित हो जाना। गर्भकालीन विषाक्तता का अर्थ है कि रक्त में विष का समाहित हो जाना। ठीक है, और यह क्या है, एक गंभीर समस्या होती है। और यदि गर्भवती स्त्री को एक बार यह रोग हो जाता है तो उसके बाद बार बार गर्भावस्था में यह रोग जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। गर्भकालीन विषाक्तता रक्त में विष का समाहित हो जाना यह एक गंभीर समस्या है। और इस समस्या में यदि स्त्री को एक बार यह रोग हो जाता है तो बार बार जितनी बार वह गर्भवती होती है उतनी बार यह आपको रोग देखने के लिए मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, असत्य कथन को छाटिए। इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है। ए ऑप्शन आपका गर्भपात के बाद स्त्री को संतुलित व पौष्टिक भोजन देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका यदि गर्भपात की संभावना हो तो इस गर्भवती स्त्री को पूर्ण विश्राम नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है, जब तक रक्तस्राव बंद ना हो जाए तब तक यौन की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका सभी सही है। तो क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। असत्य की बात कर रहा है, असत्य मतलब गलत कथन छाटने की बात कर रहा है, तो गलत कथन आपको इसमें बी वाला ही मिलेगा। ठीक है, आपका जो गलत कथन है वो आपका क्या है, बी है। गर्भपात ए ऑप्शन की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन जो है वो गर्भपात के बाद स्त्री को संतुलित व पौष्टिक भोजन देना चाहिए। बिल्कुल सही कि गर्भपात में इसके बाद स्त्री जो होती है उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और क्या है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो जब वीकनेस हो जाती है तो स्त्री को संतुलित और पौष्टिक भोजन देना अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, कहाँ पे ये गलत है, तो यदि गर्भपात की संभावना हो तो गर्भवती स्त्री को पूर्ण विश्राम नहीं, ये जो नहीं है यही आपका यहाँ पे गलत है। अगर विश्राम करना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका लिखा है, तो ये जो नहीं आपका लिखा गया है यही आपका यहीं पे यहाँ आपका होना चाहिए।
यदि गर्भपात की संभावना दिख रही है तो स्त्री को एकदम पूरा बेड रेस्ट करना चाहिए, ठीक है, उसको बेड रेस्ट करना चाहिए, ना कि उसे विश्राम नहीं करने देना चाहिए, उसे विश्राम करने देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका, जब तक रक्तस्राव बंद ना हो जाए तब तक यौन की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। हाँ, जब तक, अगर मान लीजिए अबार्शन हो गया है तो अबार्शन होने के बाद जो है वो ब्लड क्लॉट कहीं कहीं ना पड़े रहते हैं, और तब तक हमें यौन की अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए। अगर कहीं भी ब्लड का थक्का जम गया तो स्त्री के जो है वो यूट्रस में कैंसर होने के या यूट्रस में पीप बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, सड़न उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए जब तक रक्तस्राव बंद ना हो जाए तब तक यौन की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्लेम्सिया में निम्न में से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? प्री एक्लेम्सिया रोग जो होता है इसमें से कौन कौन से लक्षण इसमें आते हैं देखने के लिए आपको मिलेंगे। ए ऑप्शन आपका मूत्र में प्रोटीन का आना, बी ऑप्शन आपका लगातार वमन आना, सी ऑप्शन आपका सूजन आना, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सही। तो प्री एक्लेम्सिया में आपको मूत्र में प्रोटीन आना, जिसे हम प्रोटीनूरिया के नाम से जानते हैं, इसके पहले के क्वेश्चन में हमने कराया है कि मूत्र में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन आने लगता है, तो ये भी लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। लगातार वमन होना, बार बार क्या होता है उल्टी होने की समस्या होती है, ये भी लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। और सूजन जो होती है यह भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सभी आंसर इसके बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, तीव्र विषाक्तता सामान्यतः कितने माह में प्रारंभ हो जाती है? जो आपकी तीव्र विषाक्तता है यह सामान्यतः कितने माह में आपकी प्रारंभ हो जाती है? ए ऑप्शन आपका 1 से 2 माह, बी ऑप्शन आपका 2 से 3 माह, सी ऑप्शन आपका 3 से 4 माह और डी ऑप्शन आपका 4 से 5 माह। ठीक है, तो कितने माह में तीव्र विषाक्तता सामान्यतः कितने माह में प्रारंभ हो जाती है? तो जो तीव्र विषाक्तता है यह आपकी जो है वो कितने माह में आपकी प्रारंभ होती है? तो जो आपका 2 से 3 माह है, इस 2 से 3 माह में यह जो विषाक्तता है वो प्रारंभ हो जाती है। कितने? 2 से 3 माह में यह जो विषाक्तता है वो आपकी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, कितने माह में? 2 से 3 माह में प्रारंभ हो जाती है। और इस विषाक्तता को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तीव्र को प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के नाम से हम इसको डिवाइड करते हैं। बट ये जो सामान्यतः प्रारंभ होती है वो 2 से 3 माह में यह विषाक्तता आपकी प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, दीर्घावधि विषाक्तता निम्न में से किस रोग की उपस्थिति में तीव्र होती है? दीर्घावधि विषाक्तता, आपको विषाक्तता को 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, एक तीव्र और दूसरा दीर्घावधि। तो दीर्घावधि विषाक्तता में निम्न में से किस रोग दीर्घावधि विषाक्तता निम्न में से किस रोग की उपस्थिति में होती है? ए ऑप्शन आपका उच्च रक्तचाप में, बी ऑप्शन आपका गुर्दे के रोग में, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों में और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो जो है ये क्या है, आपकी जो दीर्घकालीन विषाक्तता हो जाती है यह आपकी दोनों रोगों में होती है, उच्च रक्तचाप में भी होती है और आपके गुर्दे के रोग में भी इस प्रकार की विषाक्तता देखने के लिए आपको मिलती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और जब क्या है गर्भावस्था में गुर्दे की बीमारी, गुर्दे में होने वाली जो बीमारी होती है उसे हम पेलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। अगर गर्भावस्था में गुर्दे से संबंधित बीमारी जो होती है, गुर्दों में होने वाली जो बीमारी होती है उसे हम पेलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है, उच्च रक्तचाप भी होता है। गर्भावस्था में जो है होता है रक्तचाप जो होता है वो सामान्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सामान्य की अपेक्षा जो है वो गर्भावस्था में रक्तचाप आपको मैक्सिमम आपको देखने के लिए ज्यादा ही मिलता है, कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण निम्न में से कौन कौन से हैं? किसकी बात कर रहा है कि
प्री एक्लेम्सिया, इसके पहले एक्लेम्सिया था, इसमें से प्री एक्लेम्सिया की बात हो रही है। तो प्री एक्लेम्सिया के लक्षण निम्न में से कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन आपका अत्यधिक वजन बढ़ना, बी ऑप्शन आपका क्या है जो है वो शरीर के निचले हिस्से में अधिक सूजन का आना, और सी ऑप्शन आपका क्या है तो रक्तचाप का बढ़ना, और डी ऑप्शन आपका क्या है जो है वो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या है प्रीक्लेम्सिया के लक्षण में अत्यधिक वजन बढ़ना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। गर्भ जो है वो सामान्य गर्भावस्था में जो वजन है लगभग कितना ग्राम, 12 ग्राम बढ़ जाता है। जो सामान्य गर्भपात में लगभग वजन की मात्रा की बात करते हैं तो लगभग जो है वो 12 ग्राम क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, और कभी कभी इसमें जो है प्रारंभिक अवस्था में वमन मतलब उल्टी होती है। आप देखते होंगे 1 से 2 महीने तक गर्भवती स्त्री को लगातार आप क्या उल्टी देखने के लिए आपको मिलती है, जिसके कारण वजन थोड़ा सा कम भी हो जाता है। ठीक है, वजन क्या होता है कि कम हो जाता है, और जो है वो 12वें सप्ताह के बाद जो उसके वजन में लगभग 0.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जब 12वां सप्ताह चलता है तो उस सप्ताह में महिला के जो वजन में वृद्धि लगभग 0.5 किलोग्राम की होती है। शरीर के निचले हिस्से में सूजन हो जाना, तो ये भी होता है कि जो उसका शरीर का स्त्री का जो निचला हिस्सा है उस हिस्से में भी क्या होती है आपके सूजन हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या है आपका रक्तचाप का बढ़ना, जो ब्लड प्रेशर है जो रक्तचाप है वह भी इस अवस्था में बढ़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी इसके आंसर बिल्कुल सही हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।